Hello students, we were learning about Indian crafts and industries in our lesson 4th of history. So हमने पढ़ा था कि किस तरीके से ब्रिटिश के आने के पहले तक हमारी जो इंडियन क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ थी वो कितने अच्छे से चल रही थी, उनकी कितनी डिमांड थी। जो हैंडलूम प्रोडक्ट होते थे, हाथ से बने हुए प्रोडक्ट्स होते थे, जो हमारे इंडियन कारीगर बनाते थे बोथ इन विलेजेस एंड टाउन्स, उसकी कितनी डिमांड होती थी। लेकिन आफ्टर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश, इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा रैपिड डिक्लाइन, यानी बहुत कारणों से उनकी इंडस्ट्रीज़ का या फिर हैंडलूम्स का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। क्यों हुआ, उसके हम रीजंस पढ़ते हैं। द ब्रिटिश इंडल्ज इन फ्री ट्रेड इन इंडिया, लेकिन इंडियन गुड्स जो थे वो ब्रिटेन में डिस्करेज किए गए। जो ब्रिटेन में इंडियन गुड्स की ज़्यादा डिमांड नहीं थी, तो इसलिए ब्रिटिश जो थे उन्होंने इंडियन मार्केट पर अपना अधिकार जमा लिया और अपने हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने लगे। The artisans were forced by the British to sell their products at a cheaper rate. जो इंडिया के कारीगर थे उनको ब्रिटिश ने फोर्स करा, मजबूर किया कि वो अपने प्रोडक्ट्स, अपने सामान चीप रेट में, मतलब कम रेट में बेचें। Many Indian rulers who patronized handicrafts were overthrown. जितने भी इंडियन रूलर्स थे जो हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा देते थे वो ब्रिटिश के द्वारा हटा दिए गए और उनकी जगह वो खुद शासन करने लग गए। नेक्स्ट रीज़न इज़ ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। हमें पता है कि इंग्लैंड में इस टाइम तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, हो चुका था, और बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में ज़्यादातर जो सामान था फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, वो मशीन्स का बनता था। जितना भी सामान था वो मशीन का बनता था। तो इंडिया के जो गुड्स थे, इंडिया के जो सामान थे जो हाथ के बने हुए थे, उनको मशीन के बने हुए इंग्लिश सामान से कंपटीशन करने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मशीन मेड जो गुड्स होते हैं वो सस्ते भी होते हैं, प्लस वो ज़्यादा टाइम तक चलते भी हैं, मजबूत भी होते हैं। तो इस कारण से भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट को बहुत नुकसान पहुँचा ना। इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उसकी वजह से इंडिया को फोर्स किया गया था कि उसका रॉ मटेरियल्स उन इंडस्ट्रीज़ को इंग्लैंड भेजा जाए, ताकि देखिए किसी भी सामान को फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में बनाने के लिए हमको कच्चे माल की ज़रूरत होती है। तो वो कच्चे माल को वो इंडिया से अपने वहाँ पर सस्ते दामों में मंगवा रहे थे, तो इस वजह से भी बहुत नुकसान हुआ था। इंडिया की जो ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ थी वो रेलवे, स्टीम इंजन, टेलीग्राम, अच्छी रोड्स और पोस्टल सिस्टम, इन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा इसको नुकसान पहुंचा, क्योंकि ये सारी फैसिलिटीज़ ब्रिटिश के द्वारा लाई गई थी, सभी उनके फेवर में थी, तो उनको फ़ायदा हो रहा था। इंडिया के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था इन सब चीज़ों से। लेकिन क्योंकि ये सब चीज़ें अच्छी थी, डेवलपमेंटल थी, इसलिए लोगों ने ज़्यादा इनका यूज़ करना स्टार्ट किया। इन सब फैक्टर्स के अलावा, इन सब रीजंस के अलावा, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ थी उनको स्टेट से भी कोई प्रोटेक्शन नहीं मिली थी, क्योंकि राज तो ब्रिटिश का ही चल रहा था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी। तो ब्रिटिश जो थे वो अपना सामान ही बेचने में लगे रहते थे ताकि उनको प्रॉफिट मिले। तो इंडिया की और उन्होंने इंडिया की जो इंडस्ट्रीज़ थी उनकी तरफ उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो उनको कोई स्टेट का प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ था। ज़्यादातर इंडियन गुड्स जो थे, वो गुड्स का मतलब सामान होता है, ओके। तो ज़्यादातर इंडियन जो गुड्स थे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते थे, जो कि इंडिविजुअल आर्टिसंस या क्राफ्ट्समैन जो कारीगर होते थे वो बनाते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में। तो इंडिया के जो गुड्स थे वो मशीन के बने हुए इंग्लिश गुड्स से कॉम्पीट नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे गुड्स हाथ से बनाए जाते थे, हैंडीक्राफ्ट्स होते थे, और जो मशीन से बने हुए इंग्लिश गुड्स होते थे वो ज़्यादा चीपर, यानी कि ज़्यादा सस्ते होते थे, और वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होते थे, दिखने में भी अच्छे होते थे, और वो चलते भी ज़्यादा थे। इसीलिए जो इंडियन क्राफ्ट्स और हैंडलूम प्रोडक्ट्स थे वो फॉरेन गुड्स, फॉरेन सामानों के सामने कॉम्पीट नहीं कर पाए, और इस वजह से उनका डिक्लाइन हो गया। नाउ जो ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी इंडिया में, उसकी वजह से भी इंडिया की जो वेल्थ थी, इंडिया की जो संपत्ति थी, उसका बहुत नुकसान हुआ। ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, ड्रेन मतलब नुकसान होना। नाउ अब इस नुकसान का मेन कारण क्या था, मेन कारण क्या थे इस ड्रेन ऑफ वेल्थ के, इंडिया के? प्रॉफिट्स फ्रॉम ट्रेड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। जितना भी ट्रेड होता था उसका सारा प्रॉफिट, सारा पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था, जो कि ब्रिटिश कंपनी थी। जो बहुत सारे इंडियन रूलर्स थे और नोबल्स थे, जो उनके दरबारी थे, ज़मींदार थे, जो अमीर लोग थे, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स होते थे उनको खुश रखने के लिए उनको बहुत सारा गिफ्ट्स देते थे।
तो उस वजह से भी उनको प्रॉफिट हो रहा था। प्लस उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हुए थे इंडिया में, जो उन्होंने पैसा लगाया हुआ था, उससे भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। जो ब्रिटिश एम्प्लॉयज़ थे उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा हाई सैलरीज दी जा रही थी कंपनी को इंग्लैंड के द्वारा। तो इस वजह से भी ये भी एक चीफ सोर्स है ड्रेन ऑफ वेल्थ का। इनकम सेंड टू इंग्लैंड फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड। अब इसके अलावा प्राइवेट ट्रेड भी होता था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तो गवर्नमेंट की कंपनी थी, ओके। उसके अलावा वो प्राइवेट ट्रेड भी कर रही थी और बहुत सारे करप्ट प्रैक्टिसेस, बहुत सारा करप्शन भी चलता था कंपनी में। तो उसकी वजह से जो गलत तरीके से जो पैसे आते थे वो भी सीधे इंग्लैंड ही जाते थे। तो इस वजह से इंडिया के पैसे में कमी आ गई। प्लस जो थाउजेंड्स ऑफ ब्रिटिश थे जो इंडिया में रहकर काम कर रहे थे अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग पद पर, तो उनको जो पेंशन्स मिलती थी, जब वो रिटायर हो जाते थे उसके बाद उनको पेंशन मिलती थी या फिर ग्रेजुएटी उनको जो भी बोनस मिला करता था, तो वो भी वो इंडिया के पैसों से ही उनको मिलता था। मरीन चार्जेस फॉर ब्रिटिश शिप्स एंकर्ड इन इंडियन सीज। जो इंडिया के समुद्र थे वहाँ पर जो ब्रिटिश के जहाज़ जो लगते थे, एंकर होना मतलब वहाँ पर लगना, जो जहाज़ लगते थे तो उसके भी मरीन चार्जेस लगते थे। कंक्लूजन, इंडिया जो थी वो उस ज़माने में एक गोल्डन बर्ड थी, सोने की चिड़िया थी। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि बहुत सारी संपत्ति थी इंडिया में, बहुत सारा पैसा था। लेकिन ब्रिटिश के आने के कारण वो एक विंगलेस बर्ड, बिना पंख की पक्षी बन गई, यानी कि एक बिल्कुल अंडर डेवलप्ड कंट्री बन गई, बिल्कुल पुअर कंट्री बन गई। क्योंकि ब्रिटिश की पॉलिसी जो थी वो पूरी एक्सप्लॉयटेशन पर बेस्ड थी, सारा पैसा वो अपना इंग्लैंड में भेज रहे थे। इस वजह से इंडिया एक बहुत पुअर कंट्री बन गई। तो इंडिया में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था ब्रिटिश पीरियड के दौरान। वहाँ इंग्लैंड में तो हुआ था लेकिन इंडिया में बिल्कुल भी नहीं हुआ था। और इवन जो बंगाल में ऐसा माना जाता है कि बंगाल के जो कारीगर थे वो सबसे अच्छा काम करते थे रेशम का, ओके, सिल्क का। तो क्योंकि उनका वो काम नहीं कर पाए क्योंकि रेशम बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का होता है और बहुत ज़्यादा दामों में बिकता है, तो वहाँ के लोग, बंगाल के जो कारीगर थे, वो अच्छा काम नहीं कर पाए, अपना काम नहीं कर पाए। उसके लिए ब्रिटिश जो थे उन्होंने बहुत सारे कारीगरों के अंगूठे काट दिए ताकि वो बना ही ना पाए, कुछ काम कर ही ना पाए कारीगरी का। सो दीज वर द रीजन्स विच कॉज्ड द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया।